अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी लंबा सा पॉइज़न स्टार्ट करते हैं, ओपियम पॉइज़न जल्दी से इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उन्होंने उसको मिस कराते हैं। इसके जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स है उसमें भी इतनी की ख़ास बात नहीं है, बस उन्होंने जो है ये सीड्स जो है ना इनसे नहीं होता, मतलब हार्मलेस होते हैं सीड्स, ठीक है। जो बाकी जो कैप्सूल्स वगैरह हैं उधर से वो निकालते हैं इसका जो असल वो जो होता है पॉइज़न है। एक्टिव प्रिंसिपल की बात करें तो एक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसके 2 होते हैं, एक होता है फेनेंथ्रीन और दूसरा होता है बेंजोइल आल्सो क्विनोलोन ग्रुप। फेनेंथ्रीन वाला क्या है, पॉपी कार में था या पॉपी प्लांट की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, ओपियम पॉपी जो होता है ओपियम, वो ओपियम पॉपी प्लांट से मिलता है, ठीक है। अब इसमें एम से मॉर्फिन है, सी से कोडीन है और टी से थीबेन है। और बेंजाइल आइसोक्विनोलोन के जो 2 आते हैं उसके इस कैटेगरी के अंदर 2 कैटेगरीज़ एक्टिव प्रिंसिपल की हैं। इस वाली कैटेगरी के अंदर पापावेरिन और नॉस्कापीन आता है। नेचुरल डेरिवेटिव्स टी है आता है इसमें नेचुरल, और इसमें भी टी आता है, और सिंथेटिक में डी है, और इसमें जो है ना नेचुरल के बाद टी आता है, मतलब टी इज़ ऑन द थर्ड प्लेस, टी इज़ ऑन द फोर्थ प्लेस, सो ओपिएट्स आर इन द कॉरेस्पॉन्डेंस विद नेचुरल डेरिवेटिव्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हीरोइन और एपोमॉर्फिन और ओपियोइड सिंथेटिक होते हैं, और इसमें मेथाडोन और फेंटाइल। मैकेनिज्म एक्शन की तरफ चलें तो सीएनएस डिप्रेशन, एनाल्जेसिया और हिप्नोसिस कॉज कर रहे होते हैं, नारकोसिस कॉज कर रहे होते हैं। नारकोसिस इज़ बेसिकली हिप्नोसिस एंड एनाल्जेसिया एट द सेम टाइम। ये ऑक्यूलोमोटर सेंटर को, वॉमिटिंग सेंटर और स्वेटिंग को डिक्रीज़ नहीं कर रहे होते, बाकी सारे सेंटर्स को डिप्रेस कर रहे होते हैं। 3 रिसेप्टर्स पर ये अपने एक्शन एक्सर्ट करते हैं, म्यू, कापा एंड डेल्टा। इसकी जो नॉन एडिक्ट के अंदर फेटल डोज होती है वो 200 mg होती है। फेटल पीरियड 2 दिन होता है, लेकिन 9 से 12 घंटे भी हो सकता है। साइन और सिम्टम्स जो होते हैं अब वो डिपेंड करता है फर्दर पॉइजनिंग किस तरह की है, एक्यूट पॉइजनिंग है और आगे फिर फ़र्दर है। अच्छा, एक्यूट पॉइज़निंग की तरफ चलें तो एक्यूट पॉइज़निंग के अंदर ना स्टेजेस होती हैं। सिम्पटम्स जो होते हैं वो घंटे के अंदर अपेयर हो जाते हैं अगर आपने इंजेक्शन किया है, लेकिन अगर इंजेक्शन लगाया तो 5 मिनट के अंदर ही अपेयर होगा। जिस तरह से वो कौन सा पॉइज़न था, आई गेस इट वाज़ धतूरा, जिसके अंदर जो है सिम्पटम्स पहले एक्साइटमेंट होती है, फिर एक और स्टेज आती है। तो इस तरह में भी ये हो रहा है सीन के पहले जो है एक्साइटमेंट की स्टेज है, एक्साइटमेंट के अंदर लॉफ्टर और वो बहुत हेलुसिनेशन है, टैकीकार्डिया। फिर स्टूपर की स्टेज आती है जिसके अंदर अब वो थकना शुरू हो गया, वेरीनेस है, गिडीनेस है, सेंस ऑफ वेट इन लिम्स, सेंसिबिलिटी डिमिनिश हो गई है, मियोसिस साइनोसिस प्रेजेंट है। फिर नार्कोसिस की स्टेज आती है जिसमें वो डीप कोमा के अंदर पर्सन चला जाता है, अब आप उसे उठा जगा नहीं सकते, रिफ्लेक्सेस अबॉलिश हो जाते हैं, लाइट की तरफ रिएक्ट नहीं कर रहा होता, और हाइपो टेंशन की कंडीशन होती है, पल्स भी फीबल होती है, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और हाइपोथर्मिया होता है। फिर फेटल टर्मिनल केसेस के अंदर साइनोसिस बहुत मार्केट होता है। फ्रॉथिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे भी हम देखते हैं। फिर जो इसमें काइन स्ट्रोक या शाइन स्ट्रोक ब्रीथिंग डेवलप हो जाती है, पल्स इम्परसेप्टेबल होती है, पीपल्स फिक्स होते हैं और डायलेटेड होते हैं। क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर यूफोरिया होता है, एमनीजिया, हेलुसिनेशन, विथड्रॉल होता है फ्रॉम ऑल द सोशल एक्टिविटीज़, और डोमेस्टिक क्राइसिस वगैरह होते हैं। सेक्स ड्राइव कम होती है, इंपोर्टेंस, पिन पॉइंट प्यूपिल, एनोरेक्सिया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और डर्मल स्कार्स वगैरह। और इसके अलावा कोल्ड टर्की कहते हैं जो उनके विड्रॉल रिएक्शन होता है, एब्रप्ट सेसेशन जब करते हैं ओपिएट्स की। इसके डायग्नोसिस करना है तो ओपीएम की स्मेल से पता लग जाता है, कच्चे गोश्त की तरह की इसकी स्मेल होती है जो कि ब्रेथ से आ रही होती है। प्यूपिल जो होते हैं वो इमोबाइल होते हैं और पिन पॉइंट होते हैं, इस तरह से हिलेंगे नहीं और पिन पॉइंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होती है, थ्रेडी पल्स होती है, हाइपोथर्मिया मौजूद होता है। मार्केस टेस्ट में क्या होता है कि H2SO4 और फार्मेलिन को मिलाते हैं और उसके बाद जो सस्पेक्टेड फ्लूइड होता है उसके अंदर डालते हैं, तो पर्पल कलर जो था वो ब्लू हो जाता है, जिसकी पता लगता है कि टेस्ट पॉजिटिव है और ओपीएम मौजूद है इसके अंदर। फर्दर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, कोमा के अंदर जा सकता है, जा सकता नहीं है, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस का ये मतलब होता है कि इस कंडीशन को इन चीज़ों के साथ कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। तो सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट्स है इसके अंदर, CVA, अल्कोहल पॉइजनिंग, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, एपिलेप्सी, हिस्टीरिया और बारबिट्रेट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर ट्रीटमेंट जब करना है तो सबसे पहले तो रेस्पिरेशन आपने कर लेनी है कि वो सही हो रही है, उसके लिए एयरवे देखना है, इंट्यूबेशन करनी है, जो भी करना है उसको इंश्योर करना है, ठीक है। एमेटिक्स काम नहीं कर रही होती क्योंकि वॉमिटिंग सेंटर जो होता है उसकी डिप्रेशन हो रही होती है। उसके बाद फर्दर स्टमक के अंदर स्टमक वॉश कर देते हैं। पता नहीं यहाँ वॉमिटिंग सेंटर की डिप्रेशन क्यों लिखी हुई है, हालांकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि वॉमिटिंग सेंटर डिप्रेस नहीं होता, पर किसी हद तक शायद कोई पता नहीं मसला हो रहा है, लेकिन वो एमेटिक्स नहीं देनी इसमें, ठीक है, यूजुअली फेल हो जाती हैं। अच्छा, स्टमक वॉश जो होता है, ओरल इंजेक्शन जब कर लिया तो स्टमक वॉश कर सकते हैं। पहले टैपेड वाटर देना है और उसको फिर वॉश करके वो वाटर रख लेना है, एनालिसिस के लिए भेजना है। सोडियम परमैंगनेट का सोल्यूशन सोडियम नहीं, पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन देना है, और उसका आपने तब तक देखना होता है जब तक कि पानी के साथ इसे मिला के देते हैं, ठीक है, और तब तक देना होता है टिल जब वाटर रिटर्न बाहर जो आ रहा है, जब लिवाज करते हैं तो पानी बाहर अंदर डाल रहे होते हैं, फिर उसे बाहर निकाल रहे होते हैं। बाहर जब आ रहा है पानी वो अपने ओरिजिनल पिंक कलर के साथ आ रहे हैं, ठीक है, यानी अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उसका ओपिएट के साथ।
और कुछ सोल्यूशन हम अंदर छोड़ भी सकते हैं। लिवाज तभी इफेक्टिव होता है अगर सिर्फ 24 आवर्स गुजरें। टैनिक एसिड या टी वगैरह को भी लिवाज के लिए यूज़ किया जा सकता है, और एक्टिवेटेड चारकोल को भी यूज़ किया जा सकता है। इंटेस्टिनल वॉश के लिए एनीमा या पर्गेटिव सच एज मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ कर लिया जाता है। IV डेक्सट्रोज और थायामीन देते हैं, ठीक है। थायामीन और किस में दे रहे थे? अल्कोहल पॉइजनिंग के अंदर। एंटीडोट जो होता है ओपिएट्स का वो नैलोक्सोन है, पढ़ा हुआ हमने, इसके बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब वो आउटकम निकलती है। इसके अलावा नैलोरपिन भी यूज़ करते हैं, और फाइजोस्टिग्मीन सैलिसाइलेट भी यूज़ कर लेते हैं। अमाइन जो होता है ना, ये फाइजोस्टिग्मीन सैलिसाइलेट, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को रिवर्स कर रहा होता है, ठीक है। और ये जो था इसके जो ड्रामेटिक रिवर्सल होता है वो ये होता है कि मियोसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन और कोमा, ये फीचर्स जो होते हैं इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर देता है नैलोक्सोन, ठीक है। तो नैलोक्सोन को इसलिए यूज़ कर रहे हैं, नैलोरपिन नैलोक्सोन को इंटरचेंजेबली, और इसके अलावा फाइजोस्टिग्मीन सैलिसाइलेट यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को रिवर्स करने के लिए। अब फिर आगे चलते हैं। आगे फिर उन्होंने बताया हुआ कि हम यूज़ कर सकते हैं एमिफेनाजोल, और इसके अलावा स्पोर्टिव मेजर्स, यानी जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट कर दिया, और अगर कन्वल्जन्स आ रहे हैं तो उनको ठीक करना है विद द डायज़ेपम। क्रॉनिक पॉइजनिंग आती है कि कोई काफ़ी अर्से तक ले रहा है, अब उसे इससे मतलब एडिक्शन को ख़त्म करना है सॉर्ट ऑफ, तो मेथाडोन हम दे रहे होते हैं। मतलब ग्रेजुअल विड्रॉल कराएंगे, फ़ौरन से नहीं से छुड़वा देते होते हैं। जब आपने ओपिएट ख़त्म करने हैं इनटेक, तो मेथाडोन दे देना है कि मेथाडोन वो लेता रहे, क्योंकि मेथाडोन से वो किक नहीं मिलती जो कि ओपिएट से मिल रही होती है, ठीक है। उसके अलावा प्रोपेनोल दिया जा सकता है, क्योंकि वो फिर क्रेविंग वगैरह जो आ जाती है। नाइट्रिक्सोन दिया जा सकता है, क्लोनिडीन दिया जा सकता है विड्रॉल सिम्टम्स के लिए। एंटीस्पैज़मोटिक्स दे देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स दे देते हैं, और इसके अलावा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। पोस्टमार्टम पेरेंट्स के अंदर इंजेक्शन मार्क्स बाहर दिखेंगे, लिविडिटी इंटेंसली प्रेजेंट होगी, साइनोसिस वाला फेस होगा, टैटू के मार्क्स मिलते हैं। फ्रॉथ का पहले मैंने जिक्र किया कि अभी हम देखेंगे कि एक्सटर्नली फ्रॉथ मौजूद होती है माउथ और नोस्ट्रल्स पर, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल की पहले भी बात हो गई है, और एमेसिएटेड अपीयरेंस होती है। अंदर से देखें तो ब्राउनिश लंप ऑफ ओपियम मिलता है, स्टमक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मेल आती है उस ड्रग की। एडीमा और कंजेशन ऑफ द लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्रॉथिंग होती है एयरवेज के अंदर, जिससे कहते हैं हीरोइन लंग, ठीक है। ब्लड डार्क होता है, और फ्लूइड डार्क फ्लूइड की फॉर्म में ब्लड होता है। ब्लड का देख लिया, लंग्स का देख लिया, स्टमक का देख लिया। अब आगे फिर फर्दर थोड़ा सा उन्होंने और लंग्स के बारे में बताया हुआ है, साथ ही वो इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाती है फेस की, ठीक है। और साइनोसिस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सेरिब्रल एडीमा मौजूद होता है, कंजेशन मौजूद होती है लिवर की, और जो हेपेटिक नोड्स हैं वो एनलार्ज हुए होते हैं। सैंपल किस किस का लेना है? बाइल, लिवर, ब्रेन, यूरिन, ब्लड। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के अंदर पहली बात तो ये आ जाती है कि ये कॉमनेस्ट ड्रग एब्यूज़ है जो कि आजकल हो रही है। एक्सीडेंटल की देखें तो इसमें ये होता है कि जो ड्रग एब्यूज़र्स, IV ड्रग यूज़र्स होते हैं, वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन किस तरह से यूज़ करते हैं कि यूँ इसकी स्टोरी है कि क्योंकि इसके अंदर सडेशन होती है, तो माइंड देती हैं कि बच्चा रो रहा है तो इससे बेहतर है कि वो सो जाए। तो कफ सिरप्स के अंदर भी ये मौजूद होता है, तो कफ सिरप पिला दिया जाता है ताकि वो सो जाए, ठीक है। एफ्रोडियाजिक के तौर पे भी यूज़ हो रहा होता है, और इसके अलावा ओपीएम को स्मोक भी किया जाता है, हलवा भी बनाया जाता है। सुसाइडल डेथ्स के अंदर ये यूज़ हो रहा होता है। मतलब ये समझा जाता है कि पेनलेस डेथ अगर किसी ने करनी है, सुसाइड करनी है, तो उसमें ये यूज़ कर लिया जाए। और होमिसाइड रेयर होता है, इन्फेंटिसाइड अभी भी कुछ इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ये जो एक्सीडेंटल डेथ वाला पॉइंट है, इसमें ये सीन है कि जो IV यूज़र्स होते हैं वो जब यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो फिर एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है इसकी डिफरेंट विड्रॉल की स्टेट्स होती हैं। एंटीसिपेटरी स्टेट होती है, और जिसके अंदर 3 से 4 घंटों में, अर्ली सिम्टम्स 8 से 10 घंटों में, फुल डेवलप्ड सिम्टम्स 1 से 3 डेज़ में, और प्रोटेक्टेड एब्सटेनेंस होती है अप टू 6 मंथ्स। यानी जब उसने छोड़ दी है ये, तो 3 से 4 घंटों के अंदर एंजाइटी, क्रेविंग और ड्रग सीकिंग बिहेवियर होगा। 8 से 10 घंटों के अंदर रेस्टलेसनेस, यॉर्निंग, नोजिया, राइनोरिया और मिड्रियासिस होगा। 3 दिनों तक वॉमिटिंग, डायरिया, मसल स्पैज्म वगैरह और टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर टेकीकार्डिया मौजूद था, और आगे फिर ब्रेडिकार्डिया, इंसोम्निया, एनोरेक्सिया और ये चीज़ें आ जाती हैं। और स्टिमुलस की बेस पर वो फिर फर्दर क्रेविंग डेवलप हो रही होती है। ट्रीटमेंट के अंदर ग्रेजुअल विड्रॉल कराना होता है, मेथाडोन देना होता है, क्लोनिडीन, प्रोपेनोल भी दे सकते हैं, और बेंजोडाइज़ेपिन दे सकते हैं।